इंडिया जल रहा है। 24 अप्रैल को दुनिया की 100 सबसे गर्म सिटीज में से 95 इंडिया में थी। 27 अप्रैल को उत्तर प्रदेश का बांदा दुनिया की हॉटेस्ट रिकॉर्डेड प्लेसेस में से एक था, जहां टेम्परेचर 47.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। बिहार, उड़ीसा, दिल्ली, महाराष्ट्र और राजस्थान के कई एरियाज में टेम्परेचर 44 to 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। और सबसे डेंजरस बात, इंडिया की रातें भी अब नॉर्मल से ज्यादा गर्म हो रही हैं। लेकिन इंडिया में इतनी गर्मी हो क्यों रही है? क्या एल नीनो ही सिर्फ इसका इकलौता रीजन है? और ये बढ़ती गर्मी हमारी सेहत और इकोनॉमी को कैसे नुकसान पहुंचाने वाली है? नमस्कार, मेरा नाम है प्रभजोत और मैं इंडिया के बर्निंग इश्यूज को सिर्फ 5 मिनट में एक्सप्लेन करता हूं। IMD के अकॉर्डिंग अप्रैल से जून 2026 के बीच ईस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया और साउथ ईस्ट पेनिनसुला के कई पार्ट्स में नॉर्मल से ज्यादा हीट वेव डेज देखने को मिल सकते हैं। प्लेन्स में हीट वेव तब बन सकती है जब टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो और नॉर्मल से काफी ज्यादा चला जाए। कुछ एरियाज में मिनिमम टेम्परेचर भी नॉर्मल से 3 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रह सकता है, जिससे रात में भी बॉडी को रिकवरी का टाइम नहीं मिलेगा। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश के बांदा में 27 अप्रैल को टेम्परेचर 47.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जिससे उस दिन बांदा सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की हॉटेस्ट प्लेसेस में से एक था। विदर्भा के अकोला, अमरावती, वारदा, चंद्रपुर और नागपुर 44 to 45 डिग्री सेल्सियस की रेंज में रहे। दिल्ली भी अराउंड 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंची, जबकि दुबई उस दिन अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस पर था। मतलब इंडिया के कुछ शहर गल्फ कंट्री से भी ज्यादा गर्म फील हो रहे हैं। और ऐसा होने के पीछे का सबसे पहला रीजन है एल नीनो। एल नीनो एक नेचुरल वेदर पैटर्न है जो पैसिफिक ओशन में होता है। पैसिफिक ओशन के पास नॉर्मली तेज हवा चलती है जो गर्म पानी को एक साइड पुश करती रहती है, लेकिन एल नीनो के टाइम ये हवा वीक पड़ जाती है। इससे गर्म पानी पैसिफिक ओशन के सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट्स में फैलने लगता है। जब इतना बड़ा समुद्री एरिया नॉर्मल से ज्यादा गर्म हो जाता है तो ऊपर की हवा, क्लाउड्स और रेनफॉल पैटर्न डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसका इफेक्ट सिर्फ पैसिफिक ओशन तक लिमिटेड नहीं रहता, ये पूरी दुनिया के वेदर को इम्पैक्ट करता है। इंडिया के लिए सबसे बड़ा रिस्क मानसून पर होता है। एल नीनो के टाइम कई बार मानसून वीक हो सकता है, बारिश कम हो सकती है और ड्राई स्पेल्स बढ़ सकते हैं। जब बारिश कम होती है तो जमीन सूख जाती है और सूखी जमीन धूप की हीट को ज्यादा अब्सॉर्ब करती है, जिससे टेम्परेचर और हीट वेव का रिस्क बढ़ सकता है। एल नीनो कोई नई चीज नहीं है, ये यूजुअली हर 2 से 7 साल में आता ही है और कई महीने तक चल सकता है। लेकिन इस बार कंसर्न इसीलिए ज्यादा है क्योंकि WMO के अकॉर्डिंग मिड 2026 से एल नीनो डेवलप होने के चांसेस बढ़ रहे हैं और इंडिया ऑलरेडी एक्सट्रीम गर्मी फेस कर रहा है। मतलब इंडिया ऑलरेडी गर्म है और एल नीनो इस गर्मी को और डेंजरस बना सकता है। लेकिन सिर्फ एल नीनो को ब्लेम करना भी गलत होगा, क्योंकि हम इंसानों ने भी अपने शहरों को हीट ट्रैप्स बना दिया है। हमारे शहरों में पेड़ और तालाब बहुत कम हो गए हैं और सीमेंट कंक्रीट ज्यादा बढ़ गया है। रोड्स, फ्लाईओवर्स, बिल्डिंग्स, मॉल्स और पार्किंग एरियाज दिन भर धूप की गर्मी एब्जॉर्ब करते हैं और रात को वही हीट वापस छोड़ते हैं। इसीलिए अब कई शहरों में रातें भी नॉर्मल से ज्यादा गर्म रहने लगी हैं, जिससे बॉडी को रिकवर होने का टाइम नहीं मिल रहा। इसके अलावा पेड़ नेचुरल एसी की तरह काम करते हैं। ये हमें धूप से बचाते हैं, हवा को ठंडा रखते हैं और जमीन की गर्मी को कंट्रोल करते हैं। तालाब, झील और छोटी वाटर बॉडीज भी शहरों का टेम्परेचर बैलेंस करती हैं। लेकिन कंस्ट्रक्शन के चक्कर में हमने कई जगह ये नेचुरल कूलिंग सिस्टम्स खत्म कर दिए हैं। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया ने 2001 से 2023 के बीच लगभग 2.33 मिलियन हेक्टेयर ट्री कवर लूज किया है। इसके अलावा एक और बड़ी प्रॉब्लम है एसीज रूम के अंदर तो ठंडक देते हैं लेकिन बाहर गर्म हवा फेंकते हैं। जब एक बिल्डिंग या कॉलोनी में हजारों एसीज एक साथ चलते हैं तो बाहर का एनवायरनमेंट और गर्म फील होने लगता है। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात समझो, ये गर्मी सिर्फ टेम्परेचर नहीं बढ़ाती, ये आम आदमी का खर्चा, इनकम और हेल्थ भी अफेक्ट करती है। सबसे पहला इम्पैक्ट आपकी किचन पर पड़ेगा। जब टेम्परेचर 45 to 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है तो क्रॉप्स स्ट्रेस में आ जाते हैं, सब्जियां जल सकती हैं, फ्रूट्स की क्वालिटी खराब हो सकती है और फार्मर्स का प्रोडक्शन गिर सकता है। प्रोडक्शन कम होगा तो मार्केट में सप्लाई कम होगी और टमाटो, अनियन, फ्रूट्स और वेजिटेबल के प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ जाएंगे। दूसरा इम्पैक्ट वर्कर्स की इनकम और हेल्थ पर पड़ेगा। फार्मर्स, मजदूर, डिलीवरी बॉय, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ट्रैफिक पुलिस और गार्ड्स, ये लोग डायरेक्ट धूप में काम करते हैं। ज्यादा गर्मी में काम स्लो होता है, ब्रेक्स बढ़ते हैं, डिहाइड्रेशन, वीकनेस, हेडेक,
किडनी स्ट्रेस और हीट स्ट्रोक का रिस्क बढ़ता है। वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग इंडिया के अराउंड 75% वर्कफोर्स हीट एक्सपोज्ड वर्क पर डिपेंड करती है, यानी हीट वेव डायरेक्टली इनकम, जॉब्स और हेल्थ का इशू है। तीसरा इंपैक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और पावर कट्स पर पड़ेगा। हीट वेव में फैंस, कूलर्स, एसीज और वाटर पंप्स ज्यादा चलते हैं। र्यूटर्स के अकॉर्डिंग इंडिया की पीक इलेक्ट्रिसिटी डिमांड अप्रैल में ही 256.1 गीगावाट तक पहुंच गई है। डिमांड बढ़ेगी तो ग्रिड पर प्रेशर बढ़ेगा, पावर कट्स का रिस्क बढ़ेगा, बिजली का बिल बढ़ेगा और पोल्यूशन का प्रेशर भी बढ़ेगा। तो क्वेश्चन है कि हम खुद को और अपने आसपास के लोगों को कैसे सेफ रखें। इंडिविजुअल लेवल पर सबसे पहले 12 बजे से 3 बजे के बीच डायरेक्ट धूप अवॉइड करो, क्योंकि इसी टाइम हीट सबसे डेंजरस होती है। प्यास लगने का वेट मत करो, रेगुलर पानी पियो। ORS, नींबू पानी, छाछ और कोकोनट वाटर बॉडी को हाइड्रेटेड रखने में हेल्प करते हैं। लूज कॉटन कपड़े पहनो, कैप या अम्ब्रेला यूज करो और बुजुर्गों और बच्चों का स्पेशल ध्यान रखो। अगर डिजीनेस, फेंटिंग, कंफ्यूजन या हाई फीवर हो तो इसे इग्नोर मत करो, ये हीट स्ट्रोक का सिग्नल हो सकता है। लेकिन हीट वेव में सिर्फ अपना ध्यान रखना इनफ नहीं होगा। जो गार्ड्स, डिलीवरी वर्कर्स, क्लीनर्स, रिक्शा ड्राइवर्स या कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आपके आसपास धूप में काम कर रहे हैं, उन्हें भी पानी ऑफर करो। ORS भी दे सकते हो तो दो, और पॉसिबल हो तो थोड़ी शेड या रेस्ट ऑफर करो। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए भी सरकार को ज्यादा पेड़, पब्लिक वाटर पॉइंट्स और आउटडोर वर्कर्स के लिए भी हीट सेफ्टी रूल पर सीरियसली काम करना होगा। ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे सब्सक्राइब जरूर करना।